हेलो, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर था आपका 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका पार्ट नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है वो जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है पहले 3 पार्ट जरूर देखे होंगे, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पहले 3 वीडियो का, या आपके चैनल के ऊपर जो है वो प्ले लिस्ट तैयार है, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहले जो है पहली की क्लास जाके ज़रूर देखेंगे जी, है ना। और अन्यथा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये एकीकरण क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है पहले बता दिया है, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, यूरोप, उसके बाद राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते ही हैं आप, अगर आप पढ़े होंगे तो चलिए यहाँ से अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। आखिर जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका सबसे पहले देखिए हुआ क्या। तो इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रियाएं चल रही थी। मतलब जैसे जैसे जो है इटली के एकीकरण में जो सब चीज़ें चल रहा था, एकीकरण का भावना चल रहा था, राष्ट्रवाद का भावना चल रहा था, देश प्रेम की भावना चल रहा था, या जो भी चीज़ें चल रही थी सेम जो है उसी समय और वैसा ही जो है जर्मनी में भी चल रहा था। तो यहाँ पे स्वाभाविक बात बनती है कि जर्मनी का भी एकीकरण का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए ना, क्योंकि उस समय तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो इसलिए ज़रूरी है आप सभी को पहले की क्लास देखना। तो यहाँ से देखते हैं, तो दोनों देशों का एकीकरण लगभग एक ही साथ संपन्न होता है, यानी साथ साथ ही संपन्न होता है। किसका? इटली और जर्मनी का। चलिए, तो अब जानते हैं, शुरू करते हैं आखिर कैसे हुआ जर्मनी का इतिहास शुरू। तो जर्मनी मध्यकाल में लगभग 800 ईस्वी में, है ना, सारुम्ला के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक, है ना, सुदृढ़ अवस्था में रहा। परंतु आधुनिक युग आते आते जर्मनी जो है पूरी तरह से विखंडित राज्य बन गया। यानी कहने का मतलब है कि जब मध्यकाल का समय था, यानी 800 ईस्वी के आसपास का समय है, कि सारुम्ला, है ना, के नेतृत्व में जो जर्मनी राज्य था वो एक संयुक्त राज्य बना था, ठीक है, और एक अच्छा सा दृढ़ सा राज्य बना था। लेकिन जैसे ही आधुनिक युग का शुरू होता है तो इस तरह से जर्मनी जो पूरी तरह फिर से खंडित हो गया, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था, ठीक है। तो हुआ क्या, और इतना बदतर हालत हुआ जर्मनी का कि वो लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में टूट गए। सोचो आप, एक तो जर्मनी और उसमें भी इतना छोटा छोटा 300, सोच सकते हो 300 राज्य, इतना तो भारत में भी नहीं है, ठीक है यार। मतलब यहाँ पे 28 राज्य हैं, तो उसमें देखो, है ना, तब भी इतना, वैसे भारत बड़ा भी है लेकिन जर्मनी तो उतना बड़ा नहीं है ना। उसके बाद भी इसका 3, अगर भारत का ही मान लिया जाए कि हमारा देश जो भारत है उसका 300 टुकड़ा कर दिया जाए, तो सोचो कितना छोटा छोटा राज्य रह जाएगा, 300 टुकड़ा। वो तो जर्मनी वैसे भी बहुत छोटा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे देखो इसका कारण क्या था। तो यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, है ना, धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। यानी कि राजनीतिक वाले लोग जो थे वहाँ पे अलग एक विषमता थे। मतलब कुछ लोग थे, है ना, जो चाहते थे कि, है ना, हमारे नेतृत्व में एकीकरण हो, तो कुछ चाहते थे ये करें, यानी सबको अपना अपना जो है लोभ था, इसीलिए। उसके बाद सामाजिक भी विविधता थी, है ना, समाज में एकता नहीं थी और अपने देश प्रेम को लेकर जागरूकता नहीं थी। उसके बाद धार्मिक विशेषता भी थी, यानी कि जो लोग जो है ना सब अपना अपना अलग अलग धर्म को मानते थे, उस हिसाब से जो अपना अलग अलग राज्य बनाना चाहते थे, अपना अपना दायित्व निभाना चाहते थे। तो ये सभी कारण भी यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद होता क्या, आगे की समझ है, आगे यहाँ से आती है। उत्तर जर्मन राज्य में जहाँ ईसाई धर्म के एक प्रमुख संप्रदाय के अनुयायी की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि उत्तरी भाग जो जर्मनी का था ना, वहाँ पे ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा थे। तो अब मान लो ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ पे होना चाहिए कि यार ये मेरा राज्य होना चाहिए, ठीक है, मेरा मेरा यहाँ पे साम्राज्य होना चाहिए। तो ये भी देखो एक कारण था, है ना, धार्मिक कारण हुआ। उसके बाद परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था और वह अपना जो है प्रभाव बनाए रखता था। लेकिन जर्मनी का एक ऐसा राज्य भी था जिसका नाम परसा है, और परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था किसका? तो जर्मनी का था, जो हमेशा अपना प्रभाव बनाए रखता था, यानी कि हमेशा दमखम में रहता था। उसके बाद हुआ क्या, दक्षिणी जर्मनी की बात करते हैं। तो दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक, है ना, बहुल राज्यों की प्रतिनिधित्व सभा जो डाइट जिंदा थी। यानी कि डाइट जो है एक सभा का नाम था, जो कैथोलिक, है ना, कैथोलिक बहुत राज्यों की प्रतिनिधि का सभा था। जो यहाँ पे जो
तो जब दक्षिणी भाग जो था जर्मनी में, तो जो डाइट का जो है वो ज़्यादा बोलबाल था, जिस तरह से प्रसा का अपना बोलबाल था उसी प्रकार से। और उत्तरी जर्मनी में ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रचार था। इसी प्रकार से जर्मनी जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में टूटा हुआ था। उसके बाद हुआ था क्या कि यहाँ सभी मिलते थे, परंतु उनमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यानी कि कैथोलिक लोग जो थे यहाँ पे, है ना, ये जो संस्था था डायट, तो यहाँ पे सभी लोग आपस में मिलते थे, लेकिन यहाँ पे किसी में भी जो है वो राष्ट्रवाद की भावना का, है ना, अभाव पाया गया। किसी में भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। चलिए उसके बाद होता क्या है, आगे चलिए समझते हैं। तो जर्मनी का पृष्ठ, है ना, जर्मनी एकीकरण का पृष्ठभूमि निर्माण करने का श्रेय जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि जर्मनी का एकीकरण की, है ना, पृष्ठभूमि तैयार करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेश को जीतकर, यानी जो जर्मनी प्रदेश था उसको जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे फैलने लगी थी। ठीक है, कब जी? तो 1806 ईस्वी में, याद रखना है। और किसको जीतकर, है ना, जर्मनी प्रदेशों को जो था, यहाँ पे बहुत सारे राज्य को जीतकर, और यहाँ पे एक राज्य का निर्माण, एक संघ का निर्माण किया गया जिसका नाम राइन राज संघ रखा गया था। ठीक है, तो बताओ इसका निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये क्वेश्चन कहीं भी आपके एग्जाम में जो है 5 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कब किया था, है ना, तो 1806 में, याद रखना है। और इसकी ज़रूरत क्या थी, तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था। तो अगर आपसे पूछे कि जर्मनी के एकीकरण में, या जर्मनी का एकीकरण का पृष्ठभूमि निर्माण करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट का दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने जर्मनी प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जो है जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। यही कारण था, मुख्य कारण। चलिए फिर आगे समझते हैं। यहाँ पे अब आता है यहाँ पे, जैसे जर्मनी में जो है ना बुद्धिजीवी, किसान, कलाकार जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, है ना, अडंट, उसके बाद आता है जैकेब ग्रीव इत्यादि जो है जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने जो काम किया था, ठीक है, ये तो किया ही, ये तो, है ना, श्रेय दिया ही जाता है, लेकिन साथ में जो है ना और जो जर्मनी के मुख्य लोग थे, यानी जैसे बुद्धिजीवी किसान हो गए, मतलब किसान लोग जो हो गया, कलाकार लोग जैसे हीगेल हो गया, कांट हो गया, हम्बोल्ट हो गया, जैकब हो गया, ग्रीव, ये सब भी जो है वो राष्ट्रवाद को, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। यानी कि ये सभी समझते थे कि हम भी जो है अपने राष्ट्र के लोगों में जो है राष्ट्रता की भावना को जगाएं, और हम अपने राष्ट्र को भी एक करें। ठीक है ना, क्योंकि टुकड़ा में टूटेंगे जब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये भावना वहाँ पे था, तो इसको जो है ये सभी लोग मिलकर कुछ न कुछ है ना बढ़ावा दिया, और इससे जो है जागरूकता हुई। उसके बाद हुआ क्या कि हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मनी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हीगेल जो था वो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया, और उसने जो है जर्मनी राष्ट्रवाद के मतलब जर्मनी के राष्ट्रवाद में एक के विकास में एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाई थी। किसने? तो हीगेल ने। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद द्वंद्ववाद का क्या मतलब होता है? तो देखिए द्वंद्ववाद का वैसे जो मतलब होता है वो क्या होता है, चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना। देखिए 1 मिनट, है ना। तो क्या था, द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए राष्ट्रवाद। तो द्वंद्ववाद का जो मतलब हम समझा रहे थे, द्वंद्ववाद का मतलब होता है कि दो अलग अलग बात, है ना, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ कर देना, यानी दो अलग अलग बात के दो अलग अलग विचारधारा को एक कर देना। यानी यही विचारधारा किसका था, तो हीगेल का था। और आप कोई दो अलग अलग विचारधारा था और अगर उसको कोई एक कर दें, है ना, तो उस वहाँ से भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रकट होता है ना जी। चलिए उसके बाद चलिए अगला बात यहाँ से आता है कि प्रसा का जो चांसलर था, है ना, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचार से काफ़ी प्रभावित हुआ था। यानी कि जो प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क, वो हीगेल के विचार से काफ़ी प्रभावित था, जो द्वंद्ववाद की व्याख्या किया था। ठीक है, चलिए, यानी कि दो बात को एक करो और, हाँ ना, वहाँ से जो है देशवाद की भावना को एकत्रित करो। उसके बाद जो है आगे जाइए, अर्डंट, है ना, अंडर्ट नामक जो कवि थे वो अपनी कविता के माध्यम से देशभक्ति जागृत किया था। तो याद रखिएगा, अंडर्ट जो था क्या किया था, तो कविता के माध्यम से देशभक्ति जागृत किया था। उसके बाद आता है है ना, हर्डनबर्ग और
ने जर्मनी के गौरवमय अतीत के को सामने रखा। यानी कि ये जो हम्बर्टबर्ग था और नोबलिस था, तो जर्मनी का जो पहले वाला यानी इतिहास था ना, जो पहले जर्मनी एक हुआ करता था और वहाँ पे जो चीज़ें था उनको आगे बढ़ा दिया, ताकि जो है जर्मनी के लोगों में एक भावना फैल सके कि हमारा देश पहले ऐसा था, है ना, अब भी ऐसा ही रहना चाहिए। जैसे अभी के समय में हम लोग कहते हैं ना कि मेरा जो देश था वो अखंड भारत था, हम अपने, है ना, यहाँ से पाकिस्तान को भी अपने में मिला लेंगे, ऐसा कहा जाता है ना, तो वही वाला बात हो गया। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था ताकि लोग में जो है विचारधारा एक हो पाए। चलो उसके बाद समझते हैं आगे। आगे है कि चित्रकारियों ने, है ना, जो चित्रकारी भी लोग थे वो भी जर्मनी के राष्ट्रवादी भावना में जो है वो अपना योगदान दिए थे। तो चित्रकारियों ने भी जर्मनी संस्कृति को उजागर किया तथा नायक नायिका की, है ना, जीवंत चित्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यानी कि नायक नायिका जिसको हीरो हीरोइन कहते हैं ना, तो इस हिसाब से जो भी है ना वहाँ पे जो मुख्य लोग थे उस माध्यम से भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया था। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं आगे क्या आता है। चलिए, तो इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने लगा। यानी जब सभी लोग मिलकर राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया तो इस प्रकार से जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था यानी कि पुरातन व्यवस्था यानी पहले वाली चीज़ों को छोड़कर और आधुनिक युग में प्रवेश करने की सोच रख दी, नींव तैयार कर ली, है ना, और वो अपने आप को बढ़ावा देने लगा। उसके बाद होता क्या है कि जर्मनी में राष्ट्रीयता आंदोलन में शिक्षक संस्थाओं और विद्यार्थियों का भी योगदान बहुत था। यानी कि जर्मनी का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था इसमें शिक्षक संस्था और विद्यार्थी भी जो है बहुत अच्छे योगदान देते हैं। अगर मान लो आज ही के दिन में अगर हमारे देश पे कुछ ऐसा चीज़ अब विपत्ति आ जाए तो क्या हमारे शिक्षक संस्था या जितने भी शिक्षक होते हैं या फिर क्या कहते हैं विद्यार्थी लोग होते हैं, यानी क्या आप अपने देश के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, तो आएगा एक भावना कि नहीं सर हम अपने देश के लिए जो है ना जान मिटा देंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो ये बात जर्मनी में हुआ। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद होता क्या है, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से, है ना, ब्रुसेनसेफ्ट नामक जो है वो सभा स्थापित किया था। तो बताइए जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जो है क्या मतलब स्थापित किया, तो ब्रुसेनसेफ्ट नामक एक सभा बनाई। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये सभी चीज़ों ने क्या किया कि वायवार राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना था। यानी कि वायवार राज्य का जो येना विश्वविद्यालय था वो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना था। ठीक है, जो सभी शिक्षकों और विद्यार्थी के द्वारा ही ये येना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र माना जाता है, जो वायवार राज्य में था, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे देखिए फिर से आता है मेटरनिक, ये पीछे नहीं छोड़ता है, ये इटली के एकीकरण में भी नहीं छोड़ रहा था, यहाँ पे भी नहीं। तो अब होता क्या है कि मेटरनिक वैसे इटली के जो एकीकरण था राष्ट्रवादी भावना था तो वहाँ पे भी दबाने का मतलब प्रयास किया था ये, है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो चाहता था कि अपना प्रभाव हम बना के रखें, लेकिन यहाँ पे भी वो आता है। ठीक है, मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश यानी कि कार्लसवाद डिक्रीज को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी की राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रभावित हो रही जिसने एकीकरण के नाम को आगे बढ़ाने की सहायता की थी। यानी कि यहाँ पे जो है मेटरनिक क्या करता है, आंदोलन को कुचलने के लिए यानी यहाँ पे कार्लसवाद आदेश को जारी किया था, यानी दमनकारी कानून जो है लागू किया था। तो होता क्या था, ये कार्लसवाद का आदेश था कि जैसे कोई भी स्कूल है, कोई भी मतलब कॉलेज है, या जहाँ पे कोई संगठित सभा चल रही हो, वहाँ पे जाके जो है ना अपना एक अलग सा जो गुप्त तरीके से अपना नीति को जो है वो लगा देना, और जिससे जो है वहाँ से देश प्रेम की भावना को ख़त्म किया जाए, वहाँ पे विद्रोह कर देना। जैसे स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, है ना, जाके क्या कर दिया जाए, तो वहाँ पे उपद्रव मचा दिया जाए, ताकि वहाँ पे क्या हो, देश भावना की भावना में जो है वो कुछ गड़बड़ी सा फैल जाए। ठीक है, चलिए, तो यही था कार्लसवाद का आदेश। वैसे आके समझते हैं अब हुआ क्या। तो होता क्या, 1824 में जर्मनी व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिता समानता के लिए पर्सा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मनी क्षेत्रीय
आदत को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। यानी कि 1834 का जब दौर था तो जर्मनी के प्रमुख व्यापारियों ने जो है वो क्या किया, आर्थिक व्यापारी समानता के लिए, यानी कि सभी व्यापारी जो एक हो और सभी को आर्थिक समानता मिल पाए यानी एक हो पाए, तो परसा के नेतृत्व में जो है वो जालबेरी नामक संस्था है ना, यानी जालबेरी नामक आर्थिक संघ बनाया था। और जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मनी क्षेत्रीय आदतों को कुचला, यानी कि जो राष्ट्रवादी की भावना नहीं थी जिनमें, तो वहाँ पे उस आदत को कुचल दिया गया। जो देश के प्रेम नहीं करते थे उस चीज़ों को हटा दिया गया और सभी में जो है वो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। तो ये जालबेरी संस्था था जो व्यापारियों के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जालबेरी है ना नामक आर्थिक संघ जो है किससे संबंधित था, तो व्यापारियों से संबंधित था, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था ये संस्था का गठन, तो 1834 ईस्वी में जालबेरी नामक संस्था का। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग फ्रांसीसी क्रांति 1830 जुलाई क्रांति पढ़ा था, तो फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवाद की भावना को कुछ हवाएं जरूर दी। जैसे सैक्सोनी है ना, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु परसा और अस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। हुआ क्या कि जब 1830 की क्रांति हुई थी, राष्ट्रवादी भावना को जरूर हवाई दी, मतलब कहने का वैसे भी हम जानते हैं कि जब 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उससे जो है वो इटली का एकीकरण जो हुआ था उसमें भी ये राष्ट्रवादी भावना जगा था, और यहाँ पे जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना होता है। उसके बाद आगे क्या आता है कि ये जो सैक्सोनी है ना, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे, परंतु परसा और अस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल जाता है। यानी कि जर्मनी के राज्य जो था सैक्सोनी और हनोवर, इस राज्य में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे। ठीक है, लोगों के द्वारा जो विद्रोह होने लगे थे, परंतु परसा और अस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था, इस विद्रोह को हटा दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद होता क्या, आगे चलिए समझते हैं। अब होता है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी ना, तो जर्मनी राष्ट्रवाद को एक बार फिर से भड़का दिया और इस क्रांति ने मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया था। हम जानते ही हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति जो है वो मेटरनिक युग का भी अंत कर दिया था और जर्मनी के राष्ट्रवाद भावना को भी भड़का दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद होता क्या है कि जर्मनी राष्ट्रवादियों ने 1 मार्च 18 को है ना 1848 को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया था। तो बताओ, जर्मनी राष्ट्रवादी जो था वो, जर्मनी राष्ट्रवादियों ने 1 मार्च 1848, ये वान नामक जो है आदमी था वैसे है ना, राष्ट्रवादी नेता था, तो वो 1848 को पुराने संसद की बैठक में फ्रैंकफर्ट को बुलाया था। किसको? फ्रैंकफर्ट में बुलाया था। उसके बाद यहाँ पे निर्णय लिया गया कि परसा का शासक जो है फ्रेडरिक विलियम जर्मन है ना राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। यानी इसमें लिया गया था ये फैसला फ्रैंकफर्ट में है ना संसद में कि जो परसा का शासक है फ्रेडरिक विलियम, वो जो है जर्मनी राष्ट्र का नेतृत्व करेगा और उसी के अधीन में समस्त जर्मनी को एकीकृत किया जाएगा और लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र को सिद्धांत को अपनाया जाएगा, यानी लोकतांत्रिक विधि को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 1848 में जो फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया था संसद, इसके तहत ये बात कही गई थी। ठीक है जी, चलिए फिर आगे समझते हैं आखिर आगे क्या हुआ। उसके बाद है ना फ्रेडरिक के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो फ्रेडरिक जो था, यानी फ्रेडरिक जो था वो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था। उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अस्ट्रिया संघर्ष से बचना चाहता था। यानी फ्रेडरिक जो था वो बिल्कुल ही निरंकुश और रूढ़िवादी शासक था, मतलब एक अजीब टाइप का शासक था। वो इनको इस बात सबसे कोई मतलब नहीं था, राष्ट्रवादी विचारधारा से कोई मतलब नहीं था इनका। एक अलग मतलब ये चाहता था कि मेरा जो शासन है ना वो एक अलग व्यवस्था से चले, और क्योंकि यह भी चाहता था कि हम अस्ट्रिया संघर्ष से बचना चाहता था, यानी कि अस्ट्रिया जो है इस पर अधिकार न करे। यह चाहता था कि हम अस्ट्रिया के साथ मिलकर ही रहें। ठीक है, इसलिए ये इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद आता क्या है, तो जर्मनी ने कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के प्रस्ताव के विरोध में थे। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी जो थे वो इस एकीकरण का विरोध कर रहे थे, यानी कि दक्षिणी राज्य जो था जर्मनी का वो भी एकीकरण का विरोध ही कर रहा था। और इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे अस्ट्रिया और फरसा ने मिलकर दबा दिया था। यानी कि यहाँ पे जो है इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग जो है अवरोध हो गया, यानी ये जो चीज़ें हो रहा था इससे जो है वो अवरोध हो गया, यानी कि मार्ग में बाधा आ गई। लेकिन साथ ही और उसके साथ ही हो गया क्या, तो जर्मनी में विद्रोह की स्थिति जैसे ही पैदा हुआ कि ये एकीकरण का मार्ग जो है
वो क्या हुआ, एकीकरण का मार्ग जैसे अवरुद्ध हुआ तो यहाँ के लोगों में भगदड़ फैल गई, और भगदड़ होने के कारण यहाँ पे ये करता क्या है, पर्सा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर दबा देता है, क्योंकि पर्सा और ऑस्ट्रिया जो था वो तभी एक ही था इस समय, है ना, एक दूसरे के सपोर्ट करता था। और इसीलिए तो ये फ्रेडरिक जो था ना वो इसका साथ नहीं दिया, मतलब जर्मनी वाले का साथ नहीं दिया, अपने देश का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया संघर्ष से बचना चाहता था। चलिए, तो अब होता क्या है, तो पर्सा जो है अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए है ना उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी थी। लेकिन ये बात जैसे ही मतलब जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के जो सभा के द्वारा जो है वो पता चला, और कि जर्मनी का जो एकीकरण हो रहा है, मतलब पर्सा को पता चला कि जर्मनी का जो एकीकरण होगा ना वो मेरे ही नेतृत्व में होगा। इसलिए जो है उस हिसाब से यह अपना पर्सा जो था अपना सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया था कि हम ही जो है वो एकीकरण कर सकते हैं। और इसी समय जो है फ्रेडरिक का देहांत भी हो जाता होता है, कहते हैं कि मतलब जब समय उल्टा चलने लगता है तो चीज़ें उलटफेर हो जाता, तो यही हुआ। जब ये अपने सैनिक शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी तो फ्रेडरिक का देहांत ही हो जाता है, बेचारा मर ही जाता है। और उसका भाई जो है विलियम, फ्रेडरिक का भाई कौन बनता है, विलियम पर्सा का शासक बना, और जिसने जो है जर्मनी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास है ना कि प्रयास से तेज हुए। यानी कि जो फ्रेडरिक के बाद जो है यहाँ पे विलियम जो बना है शासक, तो ये जो है जर्मनी के राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के सूत्र में बांधने के लिए प्रयास बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, तो यहाँ पे विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया, मतलब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अपना बोल सकते हैं कि अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि बिस्मार्क जो था एक महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था, मतलब अच्छे तरीक़ा से राजनीति को भली भांति समझता था चीज़ों को, ठीक है, कैसे क्या किया जाए, मतलब अच्छा से खेलना जानता था चीज़ों को। तो यहाँ पे विलियम जो है वो एकीकरण करने के लिए यानी किसको चांसलर नियुक्त किया, बिस्मार्क को। तो अब हम थोड़ा बिस्मार्क के बारे में पढ़ लेते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आगे समझेंगे कि आखिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। तो ये था बिस्मार्क, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था जो किस देश से संबंधित रखता था, जर्मनी से संबंधित रखता था, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि बिस्मार्क जो जर्मनी डाइट में पर्सा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, यानी कि बिस्मार्क जो था जर्मनी के जो हम डाइट सभा के बारे में सोचे तो उसमें पर्सा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, ये कौन, बिस्मार्क, और उसके बाद इसका चांसलर ही बना दिया। उसके बाद हीगेल के विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित था। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता था कि बिस्मार्क जो है वो किसके विचारधाराओं से प्रभावित था, तो याद रखिएगा हीगेल के विचारधारा से प्रभावित था। और जर्मन संसद डाइट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था, यानी कि जर्मनी संसद जो था, यानी कि डाइट को हम क्या कहते हैं, जर्मन में संसद, यानी हम लोग का जैसे संसद हुआ ना, तो जर्मनी में संसद को डाइट कहा जाता है। तो डाइट में जो है अपनी सफल कूटनीति का लगातार ये परिचय देता रहता था, यानी अपना ज्ञान देता रहता था, ठीक है। चलिए, उसके बाद समझते हैं आगे क्या हुआ ना। तो आगे तो निरंकुश है ना, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया था, यानी यहाँ पे जो है वो राजतंत्र का समर्थन करते हुए बिस्मार्क जो था ना, राष्ट्रवाद का है ना, ये राजतंत्र को समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में ये जुट गया, कौन, बिस्मार्क। और ठीक है, और यह अपनी कूटनीति या इसकी कूटनीति सफलता थी, चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी हो, है ना, सभी उसने अपने विचारधारा का है ना विचारों का समर्थक समझते थे, यानी कि यह उसकी कूटनीति की सफलता था, चाहे वो उदारवादी राष्ट्रवाद की तरह काम करता हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी की तरह काम करता हो, वो सब जो है उसके विचारों का समर्थन किया करता था, यानी वो इस तरह से पहले ही अपना परिचय दे दिया था, ठीक है, जर्मनी में। उसके बाद होता क्या है कि जर्मनी जो है बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, ये सैन्य शक्ति के महत्व को समझा, यानी कि ये जो सैन्य शक्ति को समझा कि नहीं, जब तक हम अपनी सेना को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक जो है हम एकीकरण करने में असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी जो है बिस्मार्क का भी काम ये था कि उसने भी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया, इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है अगला पॉइंट यहाँ से कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया तथा इसका तात्पर्य यह था कि सैन्य उपाय से ही जर्मनी का एकीकरण
संभव हो सकता है। यहाँ पे रक्त और लौ जो है नीति जो है किसने अवलंबन किया था, तो बिस्मार्क ने। और ये सबसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन करीब 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त और है ना लौ की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो सैन्य उपाय से ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। यानी कि जब तक हम रक्त नहीं बहाएंगे, लोहे की तरह मजबूत नहीं होंगे, अपनी सैन्य व्यवस्था को सही नहीं करेंगे, तब तक जो है हम अपनी राष्ट्रवादी मतलब जर्मनी का एकीकरण जो है हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने रक्त और लौ की नीति अपना ली। तो आपसे क्वेश्चन जरूर ही आएगा, ये क्वेश्चन देखना। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं। तो यह अपने देश में जो है अनिवार्य से है ना सेना सेवा भी लागू कर दी। यानी कि हमारे देश में जो सेना की कमी है, हम अपने देश में जो है और सेना बढ़ाएंगे और अनिवार्य सेना है ना सैन्य सेवा लागू कर देंगे। मतलब हमें सेना की ज़रूरत है, हम सेना लगाएंगे, सेना बनाएंगे, सेना को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसका जो कहना था बिस्मार्क का कहना था। ठीक है, चलिए उसके बाद समझते हैं। यहाँ पे 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा की संधि का विरोध का है ना भरना शुरू किया था, करना शुरू किया था, होगा मिस्टेक है यहाँ पे, तो विरोध करना शुरू किया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। और इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की भावना पर जोर पकड़ने लगी थी। यानी कि यहाँ पे जो 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में संधि हुआ था, ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसे प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। यानी ये जो संधि हुआ था इसमें यह हुआ था कि जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाए, लेकिन इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और इस कारण से प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की भावना अब जो है वो बिस्मार्क के नेतृत्व में जोर पड़ने लगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आगे क्या होता है यहाँ पे, तो बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा को मजबूत बनाया। यानी जो बिस्मार्क ने अपनी नीति लगाया था, सैन्य सेवा अनिवार्य किया, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया, तो इससे जो है प्रसा को मजबूती बनाने लगा। और इस कारण से प्रसा जो है ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रहा। यानी कि प्रसा जो है वो ऑस्ट्रिया से जैसे ही अपनी नीति से प्रसा को मजबूत करना शुरू किया, सैन्य सेवा बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया, इस प्रकार से अब प्रसा भी जो है वो ऑस्ट्रिया से कमज़ोर नहीं रहा। यानी उसके बराबर का ये बना लिया, क्योंकि ऐसा सही भी था। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, वो जानता भी था कि जब तक हम, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, है ना, तो ऑस्ट्रिया बिस्मार्क चाहता था कि जब तक हम ऑस्ट्रिया से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मेरा जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं था। ऑस्ट्रिया जो है अपना अधिकार जमा के रखता था और इसके बीच में संधि भी हुआ था। चलिए तो फिर आगे समझते हैं आखिर हुआ क्या। देखिए, तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में है ना स्लेविंग और हॉलस्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। यानी यहाँ पे बिस्मार्क जो एक कूटनीति का प्रयोग किया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में स्लेविंग और हॉलस्टीन के राज्य के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण कर देता है, डेनमार्क पर, क्योंकि उन पर डेनमार्क का जो है नियंत्रण था। उन पे किसका नियंत्रण था जी, तो डेनमार्क का। ये जो स्लेविंग हॉलस्टीन था इस पर किसका अधिकार था, तो डेनमार्क का था। तो इसके बाद जीत के बाद जो है ना स्लेस्विंग प्रसा के अधीन हो गया और हॉलस्टीन जो ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ था। चूँकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी और इन दोनों ये जो दोनों राज्य था इसमें जो है जर्मन लोगों की संख्या अधिक थी। अंततः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावना को भड़का कर है ना विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र पार करते हुए जाना था और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया था। यहाँ पे हुआ क्या, देखो है ना, जैसे यह राज्य है ना प्राप्त हुआ, दोनों को अपना अपना जीत के लिया, उसके बाद होता क्या है ना, इन दोनों राज्यों में जो है जर्मन आदमी की संख्या ज़्यादा थी। तो इस कारण से प्रसा ने जर्मनी राष्ट्रवाद को भावना को भड़का दिया। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना को भड़का देता है और विद्रोह फैला देता है, ठीक है, और जिसको कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करके जाना था। यानी इन दोनों राज्यों में जो है यहाँ पे प्रसा क्या करता है, यानी कि ये जो बिस्मार्क क्या करता है, तो राष्ट्रवादी भावना को फैला देता है, भड़का देता है, विद्रोह को और फैला देता है, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे बौखला जाता है ऑस्ट्रिया और उसको कुचलने के लिए क्या करना पड़ता, सेना को प्रसा का क्षेत्र पार करके हुए जाना था। और यही बात बिस्मार्क भी चाहता था कि पहले हम जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक भी दिया। और ऐसा जब हो रहा था तो अब ऐसा थोड़ी करने देगा प्रसा को बीच में, क्योंकि ऐसा तो प्रसा चाहता ही था कि ऐसा हो, है ना, कि बीच से जो गुजरे और राष्ट्रवादी भावना को जो है ना बढ़ाएं और ताकि बीच में हम ऑस्ट्रिया को ले आएँ,
ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है ना असंभवी हो गया, और यहाँ पे परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। यानी बिस्मार्क की नीति के कारण यहाँ पे जो है अब ऐसा हो गया कि अब ये, क्योंकि बिस्मार्क चाहता ही था कि हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करें, और यहाँ पे जो है बिस्मार्क युद्ध करना आवश्यक समझने लगा, और यहाँ पे वो भी चाहता था कि आक्रमण जो है वो ऑस्ट्रिया को ही साबित किया जाए, यानी कि आक्रमण ऑस्ट्रिया ही करें। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखिए क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब अंतःपुर भी उसने फ्रांस से समझौता कर लिया, यानी कि ये जो परसा था वो क्या कर लिया, फ्रांस से समझौता कर लिया, और ऑस्ट्रिया परसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ है, और इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का वादा भी किया। यानी बिस्मार्क जो था वो फ्रांस से समझौता करने के बाद ऑस्ट्रिया और परसा का जब युद्ध हुआ था तो इसमें फ्रांस जो है तटस्थ यानी नॉर्मल रहा, किसी का भी साथ नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए वादा किया गया था फ्रांस को कि यहाँ पे फ्रांस को वो कुछ क्षेत्र देने का वादा किया कि हम कुछ क्षेत्र तुमको हम देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे समझते हैं। तो आगे क्या होता है, तो बिस्मार्क ने इटली के शासक है ना, उस समय तो इटली का भी एकीकरण का बात चल रहा था, तो बिस्मार्क ने इटली के शासक वेक्टर एनामुल से भी संधि कर ली। यानी वहाँ पे जो है, क्योंकि इटली में भी सेम ही बात था, और इटली भी जो है ऑस्ट्रिया का बिल्कुल विरोधी था, है ना, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे विक्टर एनामुल उस समय उसका शासक था, उससे भी संधि कर लिया, जिसके अनुसार जो है वो ऑस्ट्रिया परसा के युद्ध में इटली जो है वो ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर आक्रमण कर दे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे ही ऑस्ट्रिया और परसा का युद्ध हुआ तो इटली जो है ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर आक्रमण कर देगा, इस हिसाब से ऐसा जो है वो बात हुआ किससे, विक्टर एनामुल से। और अपने अपमान से ऑस्ट्रिया ने, यानी जब ऐसा अपमान हो रहा था ऑस्ट्रिया का, जब रहा नहीं किया, क्योंकि देखो आप कोई बड़ा आदमी या उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो उस चुप थोड़ी न बैठ सकता है, तो ऐसा ही हुआ। वो अपने अपमान से जो ऑस्ट्रिया ने 1886 में परसा की खिलाफ सेडोवा युद्ध की घोषणा कर दी। तो यहाँ से आपके साथ क्वेश्चन पूछेगा कि सेडोवा का युद्ध जो है किसके किस बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और परसा के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे होता क्या, ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर पूरी तरह पराजित हो गया, यानी ऑस्ट्रिया यहाँ पे इस सेडोवा के युद्ध में हार जाता है। तो अगर पूछेगा कल के डेट में क्वेश्चन, इस सेडोवा के युद्ध में जो है कौन हार गया था बुरी तरह, तो ऑस्ट्रिया जो है बुरी तरह पराजित हो गया था, और इस तरह जो है ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र पर प्रभाव समाप्त हो गया, और इस तरह जर्मनी का एकीकरण है ना, जर्मनी का एकीकरण 2/3 भाग जो है पूरा हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे ऑस्ट्रिया, क्योंकि मुख्य काल तो ऑस्ट्रिया ही था, और यह बिस्मार्क की नीति में फंस गया, है ना, वो कहते हैं ना कि फंस गया सीएम, तो यहाँ पे वही बात हुआ, तो यहाँ पे फंस गया। ठीक है, कौन, सीएम, यानी ऑस्ट्रिया फंस गया। चलिए तो उसके बाद आगे क्या होता है, तो जर्मनी का एकीकरण का 2/3 भाग पूरा हो गया था, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग पूरा हो गया था, कुछ ही बात मतलब 30% कार्य बचा हुआ था। अब क्या बात है, फ़र्क पड़ता है, अगर 70% काम हो जाए तो 30% को तो निपटा ही लेंगे ना, ऐसा होता है। चलिए तो उसके बाद होता क्या है, तो शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन को राजगद्दी का मामला भी उभर आया था, जिस प्रकार परसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी कि, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया और परसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा था। यानी देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे देखो अब ये जो 1/3 बचा हुआ था, इसके लिए जो है जर्मनी को फ्रांस से युद्ध करना पड़ता, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी भाग पर फ्रांस का हस्तक्षेप था, यानी फ्रांस का लगभग अधिकार था, वो अपना अधिकार मानता था। और उसी समय जो है यहाँ पे फ्रांस के स्पेन का राजगद्दी का भी मामला उभर कर आ गया था, और जिस पर जो है परसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, यानी कि स्पेन के राजगद्दी पर भी परसा के राजकुमार का ही दावेदारी था, और वो भी उधर मामला जो है वो गड़बड़ा गया था। परंतु फ्रांस जो था इसका विरोध खुलकर किया, और परसा इस संदर्भ एक लिखित बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया कि, है ना, जर्मन राष्ट्रवादी ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। अब ये बात जो है, जैसे ही फ्रांस ने यहाँ पे दावेदारी खुलकर, है ना, विरोध किया, तो परसा जो है इस समय में, यानी बिस्मार्क ने बात को तोड़ मरोड़ कर, यानी घुमा फिरा कर क्या कह दिया कि नहीं, जर्मनी जो है, जैसे क्योंकि अब ये तो आज़ाद हो गया था 70%, तो अब ये चाहता था कि जर्मनी राष्ट्रवादी जो है इसका खुलकर विरोध करे। ये घोषणा कर दिया कि हम सभी का खुलकर विरोध करेंगे, ऐसा इसने घोषणा कर दिया। तब होता क्या आगे यहाँ पे देखिए, है ना,
आगे यहाँ से इससे चिढ़ कर 9 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ सेडान की युद्ध की घोषणा कर दी। तो यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे जैसे ही बिस्मार्क ने अनाउंस किया, यानी कि बिस्मार्क ने खुलकर विरोध किया, यहाँ से अब पर्सा जो है फ्रांस के साथ युद्ध करने पर तुल गया। और जैसे ही यहाँ पे तुला तो ये 9 जून को युद्ध शुरू हो गया। कब? 19 जून 1870 को। और कहाँ पे? तो सेडान की युद्ध की घोषणा कर दी गई। तो बताओ, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सेडान का युद्ध जो है वो किसके किसके के बीच में हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। तो सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में, यानी 19 जून 1870 ईस्वी को सेडान की युद्ध की घोषणा हुई थी, यानी सेडान की युद्ध हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा किसके किसके बीच में, ये भी पूछा जाएगा। तो फ्रांस और पर्सा के बीच में। तो सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसी की ज़बरदस्त हार। अभी बताओ यार, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्ट्रिया था, अगर उसको कोई हरा सकता है तो फ्रांस तो एक मामूली सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेडान की युद्ध में फ्रांसीसी की ज़बरदस्ती हार हो जाती है, यानी कि ज़बरदस्त हार हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ, ठीक है, कि सेडान के युद्ध में जो और किसकी है ना हार हुई थी? तो सेडान की युद्ध में जो है फ्रांसीसी की बुरी तरह हार हुई थी। और इसके बाद होता क्या है? तो 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा इन दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई थी। यानी यहाँ पे एक संधि आया था, है ना, जो दोनों राष्ट्रों के बीच शांति की संधि हुई थी, उसका नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट की संधि। यानी फ्रैंकफर्ट में एक संधि बुलाई गई थी और उसमें शांति स्थापित हुई थी। बताओ, फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी कि अगर बोले कि पर्सा का और फ्रांस के बीच में जो सेडान का युद्ध हुआ था वो किसके द्वारा संपन्न हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक है, और कब हुआ था? और पूछे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में, 10 मई 1871 में। और ये क्वेश्चन आएगा ही, यानी जो रेड मार्क का है समझ लो वो पक्का ही आएगा। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी जी? याद करिएगा एक बार, 1871 ईस्वी में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ये सभी क्वेश्चन गोल के ना वैसे ऑब्जेक्टिव में भी आपको अलग से डाल दिया गया, ताकि अच्छे तरीक़ा से आप बार बार रिवाइज कर सके। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ें आप सभी को नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी देता हूँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे सेडान के युद्ध में एक ही महाशक्ति की पतन के बाद दूसरा महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही सेडान का युद्ध होता है तो फ्रांसीसी हार गए, एक महाशक्ति का यहाँ पे पतन हो जाता है और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का यहाँ पे उदय हो जाता है। और इस प्रकार जो है वो 1871 ईस्वी में एकीकृत राष्ट्र के रूप में जर्मनी के, है ना, राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया गया। यानी कि अब जो है यहाँ पे कम्प्लीटली रूप से जो है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के बीच ही, है ना, अब जर्मनी 1871 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, यानी एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। और यहाँ पे जो उसके मानचित्र में भी उसका जो एक स्थान दिया गया, ये रहा अब जर्मनी एकीकृत राज्य। ठीक है, तो इस प्रकार से बताओ किसके सहयोग से हुआ जर्मनी का एकीकरण? तो बिस्मार्क के सहयोग थे। अगर क्वेश्चन कल के डेट में पूछेगा कि बताओ जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। या जर्मनी का एकीकरण जो है वो किसके योगदान से पूर्ण हुआ था? तो याद रखिएगा, है ना, बिस्मार्क के सपोर्ट से हुआ था, यानी बिस्मार्क के कारण हुआ था। चलिए, तो यहाँ से जो है आपका उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें सब समझ में आया होगा, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सभी चीज़ें भी आपको मैंने बताया, समझाया और साथ में ये भी बताया कि आपका एग्जाम जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है अगर इस चैप्टर से आता है तो नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी भी ये मैं देता हूँ। और यहाँ से आप सभी को बता दें कि आज की क्लास में हम यहीं तक, क्योंकि 40 मिनट का क्लास हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यानी कि अब हम यूनान की बारी है, अब यूनान के बारे में पढ़ेंगे जी। लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना। आप सभी चैनल पर नए आए तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और PDF नोट के लिए और कंप्लीट क्लास 10 की तैयारी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़ना न भूलें, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज और टेलीग्राम के माध्यम से, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टडी मटेरियल प्राप्त हो जाए। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।